बहुत समय पहले की बात है। घनी जंगलों में बसा एक गांव जिसका नाम मक्खनपुर था। ये उस समय की बात है जब 1-2 रुपए होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उसी दौर में मक्खनपुर गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसने अपनी मेहनत से बहुत धन दौलत कमाई और व्यापार बनाया, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। कई वर्षों पहले उसकी पत्नी रामवती की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे, प्रेम, नकुल और पवन, जो अब जवान हो गए थे। रामलाल सोचता है, अब मुझे अपनी जमीन और व्यापार अपने बच्चों में बांट देना चाहिए। रामलाल गांव के ही अपने पुराने मित्र से कहता है, कैलाश भाई, क्या हाल है? बढ़िया हूँ रामलाल भाई। आओ रामलाल भाई, बैठकर बात करते हैं। कैलाश भाई, तुम्हें तो पता ही है, जब से रामवती गुजरी है, तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर ही है। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी जायदाद और व्यापार तीनों में बांट दूं। लेकिन रामलाल भाई। लेकिन क्या हुआ कैलाश भाई? जमीन जायदाद बांटना तो ठीक है, पर व्यापार उसे ही मिलना चाहिए जिसके पास उसे चलाने की समझ हो। क्यों रामलाल भाई, सही कहा ना? 100% सही बात कही कैलाश भाई। व्यापार की समझ होगी तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा। बच्चों की उम्र भी हो गई है, वो व्यापार अब नहीं संभालेंगे तो कब संभालेंगे? ठीक बोल रहे हो कैलाश भाई। मैं कल ही अपने तीनों बच्चों से बात करता हूँ। अगले दिन सुबह रामलाल अपने तीनों बेटों को बुलाता है। तीनों भाई जब आते हैं तो रामलाल अपने घर के पीछे एक पुराने कमरे में होता है। पिताजी, क्या बात है? आपने इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया? सब ठीक तो है पिताजी। यहाँ इस कमरे में क्या है जो आपने यहाँ बुलाया? बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी तुम तीनों भाइयों में कर दूं। पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? पिताजी, सब ठीक तो चल रहा है। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अपनी बची हुई जिंदगी बिना किसी टेंशन के आराम से जीना चाहता हूँ। और अब तुम तीनों के लिए भी यही सही समय है जिम्मेदारी संभालने का। जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। बेटा, मैं अपनी खेत की जमीन और घर तो तुम तीनों में बराबर बांटना चाहता हूँ, लेकिन व्यापार में उसी को सौंपूंगा जो तुम में ज्यादा सक्षम होगा। बाकी दोनों भाई मिलकर उसका हाथ बटाएंगे। इसके लिए पिताजी हमें क्या करना होगा? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। बेटा, तुम इस कमरे को देख रहे हो? हाँ पिताजी, ये बिल्कुल खाली कमरा है। हाँ बेटा, यही कमरा साबित करेगा कि तुम तीनों में कौन व्यापार संभालने में सक्षम है। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? बेटा, मैं तुम तीनों को 7-7 रुपए दूंगा। तुम तीनों को उन पैसों से ऐसी चीज खरीद कर लानी है जिससे ये कमरा पूरा भर जाए। पिताजी, ये कैसे संभव है इतने पैसों में? बेटा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है कि तुम कम संसाधनों में सही निर्णय लेकर व्यापार चलाने योग्य बनो। जो अपनी योग्यता साबित करेगा उसे ही व्यापार की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो तीनों अपने पिता से 7-7 रुपए लेकर निकल पड़ते हैं। पवन जब बाजार जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है। ऐसा क्या खरीदूं इन 7 रुपयों में जो कमरा पूरा भर जाए? वो पूरे बाजार में घूमता हुआ एक खेत से गुजर रहा होता है। वहां पर वो भूसा पड़ा देखता है। वो खेत के किसान से कहता है, ये भूसा कितने का बेच रहे हो भाई? 1 रुपए में 4 किलो है भाई। लुटमची है क्या भाई? 1 रुपए में 4 किलो? भाई, अब भूसे के दाम बढ़ गए हैं। सही सही लगाओ भाई। तुम्हें कितना चाहिए भाई? 7 रुपए का चाहिए। चलो ठीक है,
1 रुपए का 5 किलो लगा देता हूँ। इस हिसाब से 35 किलो हुआ दाम। हाँ भाई, 35 किलो हुआ। आप मुझे जगह बता दो, अभी बैलगाड़ी गई हुई है, जब आएगी तुम्हारे दिए पते पर पहुंचा दूंगा। जब वो घर आता है तो उसके पिता और उसका भाई प्रेम पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। पिताजी, आप अभी तक यहीं पर हैं और बड़े भाई आप कब आए? आप क्या लाए हो 7 रुपए का? मुझे भी दिखाओ। प्रेम थोड़ी देर पहले ही आया है। बेटा पवन, तुम भी बहुत जल्दी लौट आए। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं। इतनी देर में बैलगाड़ी से भूसा लेकर किसान का नौकर भी आ जाता है। बेटा पवन, तुम ये भूसा लाए हो? पिताजी, पूरे बाजार का भ्रमण करने पर मुझे ये भूसा ही मिला जो कम पैसों में ज्यादा था। मैंने अपनी बुद्धिमानी से 1 रुपए में 4 किलो की जगह 1 रुपए में 5 किलो लगवाया। बहुत अच्छा बेटा, ये बात व्यापार में बहुत काम आती है। सही मोल भाव करना व्यापार को आगे बढ़ाता है। लेकिन नकुल नहीं आया अभी तक। पता कैसे चलेगा तुम तीनों में कौन वसीयत की शर्त पूरी करता है? ठीक है पिताजी, मैं ये भूसा अंदर रखवा देता हूँ। आप भी आइए। वे तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं प्रेम ने बहुत सारी रुई पहले से वहां लाकर रखी थी। बेटा प्रेम, ये रुई तुम लाए हो? हाँ पिताजी, ये रुई मैं लाया हूँ। बेटा, तुमने शर्त को सही से समझा नहीं जो ये रुई लाए हो। नहीं पिताजी, मैंने शर्त के मुताबिक ही सोचा है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यही एक चीज दिखी जो कम पैसों में इतनी सारी आ सकती थी। मुझे लगा मेरे दोनों भाई जितना लाएंगे ये रुई उनसे ज्यादा ही हो और ज्यादा कमरा तो भर ही देगी। बेटा, तुम ये तो मानते हो ना तुम पवन से पीछे रह गए? हाँ पिताजी, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। देखा पिताजी, आपकी शर्त के हिसाब से मैं जो भूसा लाया हूँ वो प्रेम भाई की रुई से ज्यादा है, भले ही कमरा नहीं भर पाया। इस हिसाब से व्यापार में मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अरे रुको बेटा, अभी तुम्हारा भाई नकुल तो आया ही नहीं। पिताजी, मैंने पूरा बाजार छान मारा, मुझे कम पैसों में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। देख लेना, नकुल जो भी लाएगा इससे कम ही होगा या खाली हाथ आएगा। बेटा, मेरी बात ध्यान रखना। आत्मविश्वास जरूरी होता है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वासी होना हानिकारक होता है। रामलाल अपने बेटे पवन को समझा ही रहा होता है, तभी नकुल भी आ जाता है। बेटा नकुल, तुम इतनी देर में आए हो, कहाँ रह गए थे? पिताजी, आपकी शर्त के हिसाब से मैं पूरे बाजार में घूमा। मुझे वहां कुछ गरीब आदमी मिले जो कई दिन से भूखे थे। मैंने 3 रुपए में उन सबको खाना खिलाया। फिर आगे चला तो बूढ़ी अम्मा मिली जो बहुत बीमार थी। 3 रुपए में उनका इलाज कराया। पिताजी, अभी 1 रुपए मेरे पास बचा है, जिससे मैं 50 पैसे की माचिस और 50 पैसे की मोमबत्ती ले आया हूँ। नकुल जैसे ही मोमबत्ती जलाता है, सारा कमरा रोशनी से भर जाता है। पिताजी, आपकी शर्त के मुताबिक मैंने ये सारा कमरा रोशनी से भर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी से मैं बहुत खुश हूं। तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ लोगों की मदद भी करते हो। रामलाल नकुल की चतुराई से खुश होकर अपना व्यापार नकुल को सौंप देता है और दोनों भाई पवन और प्रेम नकुल का व्यापार में हाथ बटाते हैं।